उद्योग पत्रिका। उद्योग पत्रिका के इस अंक में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्री समीर शर्मा जी। आप संस्थापक हैं स्वाहा रिसोर्स मैनेजमेंट के। इसके द्वारा ये एक सॉल्यूशन, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में। तो समीर शर्मा जी, सबसे पहले तो आकाशवाणी स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर। ये बताइए कि वेस्ट मैनेजमेंट तो एक बहुत बड़ा आकलन है। हम दिल्ली जैसे शहर में ही देख रहे हैं कि कूड़ों के पहाड़ हमें दिख पड़ते हैं जगह जगह पे। तो ये बताइए कि आपका जो ये कार्य है ये किस तरह का है और अभी तक का आपके कार्यों का अनुभव क्या है? स्वच्छ भारत मिशन के साथ काम कर रहे हैं। हमारा ये स्टार्टअप है, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत रजिस्टर्ड है और साथ में हम लोग स्वच्छ भारत मिशन के लिए पूरे देश में कार्य कर रहे हैं। ये IIT इंदौर का इंक्यूबेटेड एक स्टार्टअप है जो 2017 में रजिस्टर हुआ और अब लगातार इसमें आगे बढ़ते हुए देश के 10 राज्यों में काम कर रहा है। हम इसके अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं वो ये है कि हम न सिर्फ कचरा प्रबंधन करते हैं, लोगों को इसके लिए जागरूक भी करते हैं। पहले वो ये समझें कि जो कचरा उनके घरों से या संस्थानों से निकल रहा है उसकी नैतिक जिम्मेदारी उन्हीं की है। तो जब हम ये मान लेते हैं कि कचरा का उत्पादन हमने किया है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उसका एक साइंटिफिक निष्पादन करना या साइंटिफिक डिस्पोजल करना। और स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिसके अंतर्गत हम उस साइंटिफिक डिस्पोजल के प्रति जिम्मेदार होते हैं और हमारी एजेंसी जो कि एक स्टार्टअप है वैज्ञानिक तौर पर निष्पादन करती है अपने प्लांट्स के द्वारा और उस वेस्ट को वेल्थ में बदलती है, एनर्जी में बदलती है, रिन्यूएबल फ्यूल में बदलती है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे जो दर्शनीय स्थल हैं, चाहे धार्मिक होते हैं या पर्वतारोही में, जैसे माउंट एवरेस्ट की ओर लोग जाते हैं, केदारनाथ की ओर जाते हैं, अमरनाथ की ओर जाते हैं, तो वहाँ भी अब कूड़े का भंडार दिखने लगा है। लोग जो भी अपने साथ ले जाते हैं खाली होने के बाद उसे छोड़ते हुए आते हैं। तो उस क्षेत्र में आप किस तरह के कार्य करते हैं और उसके लिए जो वैज्ञानिक तरीका की आपने बात की है वो क्या है वेस्ट मैनेजमेंट में? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और सबसे बड़ी समस्या और एक चैलेंज के रूप में भारत में आगे आ गया है। आजकल पर्यटन और उसके अलावा धार्मिक पर्यटन और धार्मिक यात्राएं ये बहुत जोरों पे है और इसमें प्रमुख है कि 4 धाम यात्राएं होती है। इसके साथ साथ पर्वतारोही दल भी होते हैं, टूरिस्ट्स होते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि भारत में टूरिस्ट्स की और इस तरीके के तीर्थयात्रियों की संख्या में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है कचरे में। और लोग अपने घरों से जो सामान लाते हैं उसमें बड़ी संख्या में सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, ऑर्गेनिक कचरा होता है, इनऑर्गेनिक कचरा होता है और बायोमेडिकल वेस्ट भी होता है। तो ये एक बहुत बड़ा चुनौती हमारे लिए बन चुका है और भारत सरकार का जो स्वच्छ भारत मिशन है वो इसके लिए बड़ी तेजी से कार्य कर रहा है और उसके अंतर्गत हमारा जो संस्थान है वो ये कोशिश करता है कि हम यात्रियों को, जो पर्यटक भी हो सकते हैं या धार्मिक यात्री भी हो सकते हैं, वो कचरे को सबसे पहले कम करें। दूसरा, उसके अंतर्गत वो ऐसी चीजों की चुनाव करें जो कि सस्टेनेबल हो। जैसे कि हम लोग उनको ये अवेयरनेस प्रोग्राम में समझाते हैं, जैसे IEC प्रोग्राम कहा जाता है, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। तो स्वच्छ भारत मिशन का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है तो उसमें ये बताया जाता है कि आप सस्टेनेबल चॉइसेस रखें। यानी कि जब आपको कोई थैला लेना है, कपड़े का रीयूजेबल थैला लें। जब आप अपने साथ में सफर में पानी और खाने की चीजें ले जाते हैं, पानी की जो बोतल है वो कोई सिंगल यूज प्लास्टिक की बोतल या ब्रांड्स न लेते हुए आप अपने साथ में मेटल या रीयूजेबल बोतल को रखें ताकि आप जगह जगह जहां पर पानी की कोई कमी नहीं है यात्रा में आप उसे भर सकें। और हर बार जब आप एक बोतल को रिफिल करते हैं तो एक बोतल कचरे में जाने से बच जाती है। भारत में जिसका अनुमान है वो ये है कि हमारे पास रोजाना तकरीबन 15 करोड़ सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल्स कचरे में आ जाती हैं। तो जब आप धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो ये संख्या कम होती है। इसके बाद एक अगला जो चरण होता है वो ये होता है कि हम कचरे को ओपन या खुले में न फेंकें। जहां पर भी आप देखें कि हरा और नीला डब्बा हो वहां पर आप जो ऑर्गेनिक कचरा है उसे हरे डब्बे में डालें और जो इनऑर्गेनिक कचरा है या सूखा कचरा है जैसे कि कागज है, प्लास्टिक है या मेटल है या कांच है उसे आप नीले डब्बे में डालें। अगर आप हरे डब्बे और नीले डब्बे को अपने समझ से उपयोग करते हैं तो मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा देशभक्ति का कार्य है और स्वच्छ भारत मिशन में सबसे बड़ी सफलता इस सेग्रीगेशन से आती है। धार्मिक यात्राओं की अगर मैं बात करूं तो हम अमरनाथ यात्रा को पिछले 3 वर्षों से जीरो वेस्ट टू लैंडफिल बना रहे हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। पहले वर्ष में जब हमने शुरू किया था तो 700 टन लगभग कचरा उत्पन्न हुआ था, लेकिन लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम से और साथ में
जिम्मेदार तीर्थ यात्री की एक परिकल्पना हमने उसमें की है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, और उन्हें इसके ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड किए गए हैं सिंगल यूज प्लास्टिक के और साथ में कचरे के डब्बे लगाने के और अवेयरनेस प्रोग्राम के। तो धीरे धीरे वो कम होते हुए अब 300 टन पे आ गया है। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है और तीर्थयात्रियों की जो आदत होती है उसमें ये अब शामिल हो गया है कि वो लोग अब धीरे धीरे सस्टेनेबल चॉइसेस की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा यही अनुरोध है कि जब भी आप तीर्थ यात्रा करें या पर्यटन करें तो अपने साथ में कपड़े का थैला और रीयूजेबल पानी की बोतल, साथ में जो बर्तन होते हैं वो अपने साथ में रखें जिनको रीयूज कर सकें, और डिस्पोजेबल आइटम्स और सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्णतः अवॉइड करें। शुरुआती इन्वेस्टमेंट क्या था, मैन पावर क्या था, जब ये 8 साल हो गया है तो अभी आपको कितनी सफलताएं हैं, वर्तमान में स्थिति क्या है? जब हमने शुरुआत की थी 2016 में इसकी परिकल्पना हुई और 2017 से ऑफिशियली काम शुरू किया, तो जब हमने पहला प्रोटोटाइप बनाया था स्वाहा का, जो हमारी एक इनोवेशन है मोबाइल वेस्ट प्रोसेसिंग व्हीकल, जिसपे हमें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी मिले हैं, तो मात्र 40,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ हमारे साथ में 2 और पार्टनर हैं इसमें, श्री ज्वलंत शाह और श्री रोहित अग्रवाल। ये दोनों IIT इंदौर के ही छात्र थे। तो इनके साथ मिल करके मैं इसमें जुड़ा, और चूंकि मेरा एनवायरमेंटल और स्टार्टअप में रुचि थी तो हम तीनों ने जब इसको शुरू किया तो 40,000 रुपए की पूंजी से शुरुआत की थी। इंदौर में हमने इसका कार्य शुरू किया और आज 8 साल बीत जाने पे हमारी कंपनी जो है ये स्टार्टअप 10 राज्यों में कार्य कर रहा है, जो कि स्टार्टअप इंडिया के प्रोग्राम की एक सफलता कही जा सकती है। और स्टार्टअप इंडिया की जो स्कीम है जिसमें स्टार्टअप्स को ये कई सारे एग्जम्पशंस मिलते हैं, उसकी एक पॉलिसी बनाई है भारत सरकार ने, तो हमें कई टेंडर्स में पार्टिसिपेशन करने का मौका मिला, जबकि हमारे पास अनुभव नहीं था। क्योंकि स्टार्टअप इंडिया की जो स्कीम है वो सपोर्ट करती है स्टार्टअप्स को बिना किसी अनुभव के भी एक पर्टिकुलर हिस्सा टेंडर का दिया जाना चाहिए। तो वो जो एग्जम्पशन पॉलिसी है उसने हमें बड़ी मदद की। साथ में स्टार्टअप इंडिया की जो फंडिंग स्कीम्स है बैंकों द्वारा, जैसे CGTMS ही है, उसमें हमें काफी सारी जो है क्रेडिट लिमिट मिली, जिसकी वजह से हमारी मशीनों का उत्पादन कर पाए, उसकी वजह से हम टेंडर में पार्टिसिपेट कर पाए, और उसी वजह से आज हमारा जो वैल्यूएशन है वो लगभग 100 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। हमारे एम्प्लॉइज की संख्या 350 से ज्यादा है, और जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है वो एट ए टाइम 200 से 500 के बीच में कम या ज्यादा होते रहते हैं। स्टार्टअप इंडिया एक ऐसा प्रोग्राम था जिसकी वजह से ये स्टार्टअप इतना आगे बढ़ पाया और आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये जाना जाता है। हम देश के सबसे बड़े जीरो वेस्ट इवेंट सर्विसेज वाली कंपनी है, हम सबसे तेजी से बढ़ते हुए स्टार्टअप हैं। हमें पिछले 3 वर्षों से लगातार CII द्वारा सम्मानित किया जा रहा है बेस्ट इनोवेटिव सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और बेस्ट स्टार्टअप के रूप में। हमें स्मार्ट सिटी 2020 का अवार्ड मिल चुका है, और साथ में यूनाइटेड नेशन की जो अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस होती है COP28 या COP29 जो पिछले 2 साल में हुई है, उसमें हमें विशेष रूप से आमंत्रित किया गया सक्सेस स्टोरी बताने के लिए। तो ये स्वच्छ भारत मिशन स्टार्टअप इंडिया की एक ऐसी कॉम्बिनेशन की सफलता है, इस देश में अनोखी है। और आप देख सकते हैं कि जब एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो न सिर्फ हमने अपना खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू किया, बल्कि आज की तारीख में हम लोग सैकड़ों लोगों को इसमें रोजगार भी दे पा रहे हैं। अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान में आपका क्या प्रोजेक्ट है? भारत सरकार के विभिन्न राज्यों में काम कर रही है, और विशेषकर मैं बात करना चाहूंगा गोबर्धन स्कीम की, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसमें वो चाहते हैं कि भारत के रूरल एरियाज में किसानों की आय बढ़े, साथ में उनका कचरा प्रबंधन हो, और तीसरा महिलाओं को जो क्लीन फ्यूल मिले, ताकि जो धुएं से फॉसिल फ्यूल का यूज करने के धुएं से जो उनको परेशानियां होती हैं, वायु प्रदूषण होता है, उन सब से बचा जा सके। तो हम जम्मू कश्मीर में गोबर्धन स्कीम के तहत बहुत सारे बायोगैस प्लांट्स लगा रहे हैं। हम लगभग 36 प्लांट्स लगाना चाह रहे हैं वहां पर, और अभी हमने उसमें से आधे लगा दिए हैं। जितने भी जगहों पर हमने बायोगैस प्लांट्स लगाए हैं वहां पर महिलाएं बड़ी आत्मनिर्भर हो गई हैं फ्यूल के मामले में। दूसरा, कचरा प्रबंधन अच्छे से होने लगा है, और गोबर जो खुले में पड़ा रहता था जिससे ग्रीन हाउस इमिशंस होते थे गैसेस के, वो खत्म हो गए हैं। साथ में उन्हें एक बहुत ही उन्नत खाद मिलती है बायोगैस प्लांट से, जिसकी वजह से उनकी जो फसलों का उत्पादन है वो 30 से 40% बढ़ गया है। तो ये एक बड़ा विश्वास उनको तकनीक में आया है। एंड यूजर तक हमारे भारत सरकार की स्कीम पहुंच रही है। इस कार्यक्रम से हम लोग शहरों में बायो CBG प्लांट लगा रहे हैं, जहां पर ऑर्गेनिक वेस्ट से हम बायो CBG बनाते हैं, जो कि हमारे शहरों की बसेस में यूज होती है, कमर्शियल किचन में यूज होती है। साथ में हम लोग जीरो वेस्ट इवेंट्स करवा रहे हैं। अब हम लोग बड़े लेवल पे बड़े शहरों में जीरो वेस्ट वेडिंग के लिए जाने जाते हैं, जिसमें हम बड़ी बड़ी जो वेडिंग्स होती हैं जिनसे कई टन कचरा निकलता है, जो कि एक्स्ट्रा भार है हमारे कचरा प्रबंधन तंत्र के ऊपर, तो उसे हम लोग डील करते हैं और उसे जीरो वेस्ट वेडिंग के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम
लोग सोलर कॉन्सेंट्रेटर का यूज करते हैं, जिससे कि कोई भी फॉसिल फ्यूल या किसी भी प्रकार का फ्यूल यूज न करना पड़े। तो हमने पहली बार वर्ल्ड का पहला सस्टेनेबल लंगर अमरनाथ यात्रा के दौरान लगाया, जिसमें बायोगैस, सोलर कॉन्सेंट्रेटर और बायोमास का उपयोग किया, जिसकी मदद से वहां के लंगरों को ये समझ में आया कि बिना एलपीजी के यूज के हम लोग यहाँ पर हिमालय के ग्लेशियर के एरिया में और जो इको सेंसिटिव एरियाज हैं, कई जगह जहां पर लकड़ी या ईंधन की उपलब्धता नहीं है, वहां पर सोलर के माध्यम से, सोलर थर्मल तकनीक से हम लोग अपना किचन ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की 360 डिग्री डोमेन को केटर कर पा रहे हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ा धन्यवाद हम देना चाहेंगे भारत सरकार के स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, गोवर्धन स्कीम प्रोग्राम और साथ में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया है, जिसकी मदद से अब भारत में कचरा भी हट रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ रही है और साथ में इससे बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। लगता है कि इन सब स्कीम्स को जिस हिसाब से अब डिपार्टमेंट ले रहा है और प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है वो साकार होने लगा है। समीर शर्मा जी, बहुत अच्छा आपने अनुभव शेयर किया और अपनी सफलताओं की, साथ ही लोगों के लिए प्रेरणा के लिए भी ये काफी अच्छा उदाहरण है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कुछ उद्योग जगत की बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल एक्सपो 2025 में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 11 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। इस निवेश का मुख्य उद्देश्य यात्रा और परिवहन को आसान बनाना है, जिससे देश में बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधा मिल सके। इसमें सड़क, हवाई अड्डों और मेट्रो नेटवर्क के विस्तार के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी में सुधार होगा। साथ ही स्मार्ट सिटीज और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर भी ध्यान दिया जाएगा। यह कदम भारत को वैश्विक मंच पर एक मजबूत आर्थिक ताकत बनाने के लिए उठाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने खराब कर्ज को सिक्योरिटाइज करके बेचने की अनुमति दी है। इससे एनपीए की समस्या से जूझ रहे बैंक राहत महसूस करेंगे। वहीं निवेशकों को जंक डेट मार्केट में नए अवसर मिलेंगे। यह नीति खासकर खुदरा कर्ज पर सकारात्मक असर डालेगी। मूडीज ने भारत की 2025 की जीडीपी वृद्धि दर 6.1% तक घटाई है। इसका कारण अमेरिका द्वारा संभावित टैरिफ और वैश्विक व्यापारिक अस्थिरता को बताया गया। घरेलू मांग और निवेश पर इसका प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल सकता है। अमेरिकी टैरिफ राहत की घोषणा के बाद भारतीय शेयर बाजारों में तेजी आई। इस राहत ने निवेशकों का विश्वास बढ़ाया और शेयर बाजार में उछाल आया। हालांकि वैश्विक व्यापार तनावों के कारण बाजार में उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। अमेरिकी और चीनी व्यापारिक विवादों और आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण कभी कभी भारी गिरावट भी आई। भारत सरकार ने अमेरिका के साथ एक त्वरित व्यापार समझौता करने की दिशा में अहम कदम उठाया है। इसके तहत दोनों देशों के बीच $5,000 बिलियन का व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस समझौते का उद्देश्य व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करना है, जिससे भारत और अमेरिका के व्यापार में वृद्धि हो सके। विश्व बैंक ने भारत की 2025 के लिए विकास दर 6.7% रहने का अनुमान जताया है। इस अनुमान के अनुसार सेवा क्षेत्र और मजबूत घरेलू मांग मुख्य कारक हैं, जो इस वृद्धि में मदद करेंगे। भारत का सेवा क्षेत्र, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी और वित्तीय सेवाएं शामिल है, लगातार बढ़ रहा है और घरेलू खपत में भी वृद्धि हो रही है। हालांकि वैश्विक अनिश्चितताएं और व्यापारिक तनाव का प्रभाव हो सकता है, फिर भी भारत की विकसित दर मजबूत बनी रहेगी। यह भारत की आर्थिक स्थिरता और भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत है। भारत में थोक महंगाई दर मार्च महीने में घटकर 2.05% पर आ गई, जो बीते 4 महीनों में सबसे निचला स्तर है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार यह गिरावट मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों, ईंधन और बिजली की कीमतों में कमी की वजह से देखी गई है। फरवरी में यह दर 2.75% थी। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित यह बदलाव दर्शाता है कि उत्पादकों के स्तर पर महंगाई में नरमी आई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसका असर खुदरा महंगाई पर भी हो सकता है और रिजर्व बैंक की नीतियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसी के साथ उद्योग पत्रिका का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर निशा भारद्वाज और प्रस्तुत करता थे दिलीप झा। उद्योग पत्रिका।